चैप्टर 21 प्लीज हैव मर्सी। रिया मल्होत्रा उस पल फ्रोजन हो गई। एक तरफ वो बेहद सेटिस्फाइड थी जो अभी हुआ। किसी ने भी कभी शिवांश मल्होत्रा को इतना शेम या अनएक्सपेक्टेड तरीके से नहीं डरा पाया, और उसने ये बिना झिझके किया। यही है मेरी अनन्या, रिया ने अपने मन में गर्व से सोचा। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि अनन्या कितनी ट्रबल में पड़ सकती है। उसने अपने भाई के एक्सप्रेशन पर नजर डाली। ना तो प्योर हेट्रेड था, न ही किसी तरह का थर्स्ट फॉर रिवेंज, बस ब्लैंक। शिवांश मल्होत्रा अपने हॉस्पिटल बेड पर बैठे पूरी तरह बैफल्ड थे। उन्होंने फ्लो और बेड पर पड़े बिल्स को देखा और फ्राउन किया। ये साफ था कि अनन्या न तो पैसे की कमी वाली थी, न ही वो ग्रीडी थी। बीइंग थ्रोन मनी एट HAH, यह उनके लिए नया अनुभव था। किसी अजीब वजह से उन्हें यह अम्यूजिंग लगा। जैसे ही उनके लिप्स पर स्मर्क आया, उनकी आंखों में मर्द फ्लैशिंग हुआ। रिया ने अपने भाई को ऐसे देखा जैसे उसके 3 सिर बढ़ गए हों। क्या वो क्रेजी है? उसे सच में मजा आ रहा है? वो तब चौंकी जब शिवांश ने एक स्मूथ लो चकल छोड़ा। वो डेयरिंग वुमन, उसका नाम क्या था? उन्होंने नर्वस रिया से पूछा। शिवांश पहले से उसके बारे में सब जानते थे, लेकिन रिया को टीज करने के लिए और बेड पर हैंडकफ्स लगाने के लिए, डराने के लिए ये किया। सीरियसली, कौन सी छोटी बहन ऐसा करती है? रिया ने उसके इविल एक्सप्रेशन को देखा और स्टमक में अनईजी फीलिंग हुई। उसकी आंखें मिस्चिवस ग्लो कर रही थी और यह रिया को डराने लगी। भाई, वो मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उसे हर्ट मत करो। उसने पहले ही अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। रिया प्लीडेड करते हुए उसके पास गई और हाथ क्लास्प किया। वो हमेशा ऐसा करती थी जब उसे कुछ चाहिए होता, और हालांकि यह रह ही काम आता, फिर भी बेटर था बजाय वहां खड़े होकर बस बेगिंग करने के। तुम्हारे पास और भी फ्रेंड्स हैं, शिवांश कोल्डली बोले, किसी रिमोर्स के बिना। अनन्या और मैं एक दूसरे को डायपर ईयर्स से जानते हैं। याद है वो छोटी लड़की जो हमारे घर में दौड़ती थी? वही अनन्या थी। रिया फ्रस्ट्रेटेड थी उनके लैक ऑफ एम्पैथी पर। याद है वो कैसे हमेशा तुम्हारे पास क्लिंग करती थी, हमेशा तुम्हारे लिए चाय लाती थी, भले ही हाथ जल जाते क्योंकि वो टी कप ठीक से नहीं पकड़ पाती थी। रिया ने रैम्बल्ड किया, अनअवेयर कि शिवांश इंट्रीग्ड एक्सप्रेशन के साथ सुन रहे थे। वो जो मुझे चाय लाती थी? शिवांश ने याद किया उस अडोरेबल लड़की को ट्विन बंस के साथ जो उनका पीछा करती थी। उसने भले ही उसे दूर जाने के लिए कहा, वो पीछा करती रही, लेकिन आखिरकार वो उसके दिल के करीब आ गई। और फिर जब वो अब्रॉड पढ़ाई के लिए गया, वो अचानक गायब हो गई। शिवांश का एक्सप्रेशन डार्क हुआ जब उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स ने क्या कहा। वो केवल 2 साल के लिए गया था, और वो अचानक किसी दूसरे लड़के के साथ अटैच हो गई थी, जिसका नाम कोई और नहीं बल्कि कबीर कपूर था। वो कहाँ रहती है? शिवांश का सवाल रिया को स्टार्टल्ड और टेरिफाइड कर गया। वो तुरंत सिर शुक कर दिया। भाई, कृपया उस पर मर्सी करो, कुछ रैश मत करो। रिया के लिप्स डर से वॉबल्ड हुए। अनन्या को फिर से ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, चूंकि रिया उसके पास खड़ी थी। उसने उसके हेयरपिन्स देखे। शिवांश ने एक हेयरपिन निकालते ही 5 सेकंड्स में अपनी हैंडकफ अनलॉक कर ली। हे, ये तुम नहीं कर सकते। रिया स्काउल्ड, खुद पर नफरत करते हुए कि आज उसने हेयर इन बंद किया था। अगर यह डैम हेयरपिन्स नहीं होते तो वो हैंडकफ से एस्केप नहीं कर पाता। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। शिवांश ने रिया से बात की जैसे वो स्टबर्न बच्ची हो। रिया ने चाइल्डिश तरीके से फ्लो पर स्टॉम्प किया और स्लिपर फेंकने का आइडिया डिबेटेड किया, लेकिन उसे डेथ विश नहीं थी। उसके बारे में भी सोच मत करो। उसने देखा बिना कि वो क्या प्लानिंग कर रही थी। उसने सूट पॉकेट से फोन निकाला और किसी को टेक्स्ट किया। उसने एयरड्रिप निकाला, कोट पहना और फोन उसमें स्लिप कर दिया। तुम अभी नहीं जा सकती। रिया हाफ्ट, लेकिन जानती थी कि वो उसे रोक नहीं सकती। सच में, तुम नहीं जा सकती। वो वाइंड उसके आर्म पकड़कर बेड की तरफ खींचने लगी। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं काफी रेस्ट कर चुका हूं। शिवांश ने उसके हाथ को जेंटली ब्रश किया और दूर की तरफ चला गया। उसके मैन, जो डॉग गार्ड कर रहे थे, साइलेंटली उसके पीछे चले। रिया स्काउल्ड और एलिवेटर में उसके पीछे चली। हॉस्पिटल के बाहर एक पॉलिश्ड ब्लैक मेबाक वेटिंग थी। उसके पीछे रिया की पर्सनल कार थी। उसे मेन मैंशन वापस ड्राइव करो। उसे सोचने की जरूरत है। शिवांश ने अपने ड्राइवर को डायरेक्शन दी और अपनी कार में चढ़ गए। रिया का मुंह खुला रह गया। वो विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसने उसे मेन मैंशन वापस भेजा। उसके पेरेंट्स उसे डांटने वाले थे कि हॉस्पिटल से जाने दिया। ड्राइवर ने कार का दूर खोला और रिया को अंदर बैठने दिया, जो अपने बड़े भाई पर गुस्से और कर्सेस फेंक रही थी। चैप्टर 22 सबसे बुरा क्या कर सकता है? फोन की घंटी, जल्दी जल्दी कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे सस्पेंसफुल अंदाज में, आधे हौंफते और आधे चिल्लाते हुए, रिया मल्होत्रा ने अपनी सबसे करीबी दोस्त अनन्या ओब्रॉय को कॉल किया। रिया घबराई हुई तेज आवाज में कहा, अनन्या, सतर्क रहो, कम से कम 1 हफ्ते तक घर से बाहर मत निकलो। मेरा भाई शिवांश हॉस्पिटल से बाहर स्टॉर्म कर चुका है, वो जल्द ही मूव करेगा। अनन्या ने अपनी भौं उठाई, थोड़ी हैरान हुई, लेकिन समझ गई कि यह सिर्फ रिया की चिंता की वजह से है। अनन्या शांत, थोड़ी चुटकी लेते हुए,
और मुझे क्यों सतर्क रहना चाहिए? दरवाजे की चाबी घुमाने और लॉक होने की आवाज आई। रिया घबराई हुई, लगभग रोती हुई बोली, देखो, जब वो गया, वो अनयूजुअली काम लग रहा था। वही कहावत, तूफान से पहले की शांति, बिल्कुल मेरे भाई के लिए सही है। जितना शांत वो होगा, उतना ही खतरनाक। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं बाकी बदमाशों से लड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे भाई को नहीं रोक सकती। रिया खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। उसे पता था कि कोई भी, न उसके माता पिता, न एल्डर मल्होत्रा, उसे रोक नहीं सकता। अनन्या हंसते हुए शांत होकर बोली, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सबसे बुरा क्या कर सकता है? मुझे मार देगा क्योंकि मैंने उसे पैसे फेंके। दरवाजे पर कदम, पिस्तौल की ठंडी धातु छूने की आवाज आई। अनन्या ने अपने नए काले छोटे गन पर उंगली घुमाई। उसके फिंगरटिप्स ने उसकी लेटेस्ट कलेक्शन की ठंडी धातु को महसूस किया। रिया थोड़ी घबराए, धीमी आवाज में, UUHM, सच के साथ मजाक करना ठीक नहीं। हाँ हाँ, अनन्या ने आईब्रो उठाए। वो सच में उसे पैसे फेंकने के लिए मार देगा? कितना पैटी। अनन्या ड्राई, मजाकिया अंदाज में, अच्छा, तुम्हारा भाई भी बड़ा मजेदार है। रिया थोड़ा चिंतित, बेचैन होकर, वो इतना बुरा नहीं है, बस समझना मुश्किल है। अनन्या ने अपनी प्राइवेट सेफ खोली, जो वॉक इन क्लोजेट में छिपी थी। बुलेट प्रूफ कंटेनर में उसने अपनी हथियारों की लंबी कतार निकाली। रिया प्रशंसा करते हुए उत्साहित होकर बोली, यही मेरी अनन्या है। डेमन किंग से मत डरना, अधिक से अधिक वो तुम्हें पकड़ ले। ओह, ये भी ठीक नहीं है। अनन्या ने टीवी चालू किया, पियानो प्रैक्टिस की और पूरी दिनचर्या में खो गई। जैसे ही सूरज ढला, चांदनी ने उसके छोटे कंधों को उजागर किया। उसके स्लेंडर फिंगर्स ने कीज पर नृत्य किया। पियानो की मधुर धुन धीरे धीरे फेड आउट आ रही थी। आइज क्लोज्ड, फिंगर्स सो, और धीरे धीरे अनन्या सो गई। अनवय की कल सुबह उसके दरवाजे पर एक बड़ा सरप्राइज आने वाला था। चैप्टर 23, वो पागल है। अनन्या ओब्रॉय ने शिवांश मल्होत्रा के बारे में जितनी भी डरावनी अफवाहें सुनी थी, उतनी ही डरावनी वो अब महसूस कर रही थी। शिवांश वो आदमी जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। उसके हाथ में शक्ति इतनी थी कि एक झटके में कोई भी व्यक्ति उसके सामने घुटने टेक सकता था। हत्या, दबाव, किसी परिवार की पूरी विरासत को मिटा देना, उसके लिए सब कुछ आसान था। रिया मल्होत्रा ने जब चेतावनी दी कि उसका भाई बहुत खतरनाक है, अनन्या पूरी तरह तैयार थी। वो सोच रही थी कि शायद आज उसे मारने की कोशिश होगी। ओब्रॉय कॉप के शेयर अचानक गिर जाएंगे, या कहीं सुनसान जगह में जागने के लिए उसे फेंक दिया जाएगा। लेकिन सुबह जो बॉक्स मिला, उसने उसकी धड़कनों को रोक दिया। काले रंग का बॉक्स, जिस पर CH का मशहूर लोगो था। वो बॉक्स खोलते ही उसका दिल बैठ गया। बॉक्स में बम नहीं था, इसके बजाय वेलवेट कपड़े पर रखा हुआ था एक असाधारण काला पस। पस इतना महंगा और दुर्लभ था कि इसके लिए करोड़ों लोग भी हाथ नहीं बढ़ा सकते थे। केवल 5 ऐसे पस बनाए गए थे, और सभी मालिक अज्ञात थे। अनन्या का गला सूख गया। उसने पस उठाया और हर तरफ से देखा। इतनी महत्ता और गहनों से सजा ये पस उसके हाथों में था, और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि शिवांश ने इसे क्यों भेजा। क्यों उसने बम नहीं भेजा? क्यों इतना महंगा पस? क्या वो उसे गुस्से में नहीं था? फिर उसने फोन उठाया और रिया को कॉल किया। दूसरी रिंग में ही रिया ने कॉल उठाया। तुम्हारा भाई पागल है, अनन्या ने हंसते हुए कहा। क्या उसने तुम्हें वही पस भेजा? प्लैटिनम एडिशन CH। रिया की आवाज में डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। मैं पिछले महीने से उससे कह रही थी, मुझे वही चाहिए। अनन्या ने पस की ओर देखा। ज्यूअल इंक्रस्टेड पस सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। हाँ, बिल्कुल वही, उसने कहा। लेकिन मैं इसे नहीं रखूंगी, मैं इसे वापस भेज दूंगी। रिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वापस? कैसे? शिवांश तक पहुंचना आसान नहीं है। सोर्स भी सीधे उससे नहीं मिल सकते। मुझे खुद एक प्लान बनाना होगा, अनन्या ने सोचा। रिया ने हल्का सा हाव भाव दिखाया, पर यह तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। 5A, उसके इंटेंशंस अच्छे हैं। अनन्या मुस्कुराई, उसकी आंखों में हल्का मजाक और गंभीरता दोनों झलक रहे थे। मैं केवल माफी चाहती हूँ, बस नहीं। तभी रिया के फोन पर किसी ने आवाज दी, तुम्हारी फोटोशूट शुरू होने वाली है, जल्दी आओ। अनन्या ने फोन थोड़ा दूर किया और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में पहले से ही एक ब्रिलियंट योजना चल रही थी। उसे पता था कि शिवांश की मानसिकता अजीब है, लेकिन वह भी किसी से कम नहीं थी। बस उसके हाथों में था, लेकिन उसका दिमाग अगले कदम की रणनीति में फंसा हुआ था। कैसे वापस भेजे? कैसे उसे सटली मैसेज दे कि उसका गुस्सा और उपहार दोनों उसके लिए कोई फर्क नहीं डाल सकते? उसने एक हल्की मुस्कान के साथ पस को धीरे से टेबल पर रखा और अपने फोन पर टेक्स्ट टाइप करने लगी। आज का दिन सिर्फ गिफ्ट लेने और प्लान बनाने का था। शिवांश का पागलपन उसे डराने के बजाय उत्साहित कर रहा था। चैप्टर्स 24, अंजन पार्सल, मल्होत्रा एंटरप्राइज का मुख्य कार्यालय। कमरे में डर और तनाव का माहौल था। हर कोई सांस रोककर बैठा था। कुछ कर्मचारी ठंड से कांप रहे थे, कुछ के माथे और पीठ पर ठंडी पसीने की बूंदें थीं, और कुछ के हाथ पैर कपकपा रहे थे। कुर्सी, जो कि राजा के लिए बनाई गई थी, उस पर बैठा था शिवांश मल्होत्रा। उसकी आंखों की ठंडी काली चमक ने किसी की भी हिम्मत तोड़ दी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक शीतल परंतु खतरनाक दृष्टि थी। जिस कमरे में वह बैठा था,
वहां की हवा जैसे उसकी उपस्थिति से और भी ठंडी हो गई थी। एक कर्मचारी डर के मारे हीटर ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गर्मी उस भयंकर ठंडक के सामने बेमानी थी। और फिर भी उसकी डरावनी उपस्थिति के बावजूद महिला कर्मचारी उसकी आकर्षक शक्ल देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। डरावना, शक्तिशाली और डरावना, फिर भी इतना सम्मोहक। कमरे में इतनी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार शिवांश ने ठंडी आवाज में कहा, मीटिंग समाप्त। बिना किसी और शब्द के वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके कदमों की आवाज जैसे पूरे कमरे में गूंज रही थी। कर्मचारी अपनी जगह जड़ हो गए, झुकते रहे तब तक जब तक वो कमरे से बाहर नहीं निकल गया। जब उन्हें पता चला कि वो किसी और फ्लोर पर पहुंच गया है, तभी सबने राहत की सांस ली। कुछ लोग थकान से कुर्सियों पर ढेर हो गए। कईयों को ऐसा लगा जैसे उनके जीवन का एक दशक कट गया हो। रजत, शिवांश का निजी सचिव, उनके पीछे चला। उसने ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। कमरे का माहौल भी शिवांश की तरह गंभीर और ठंडा था। विशाल इबोनी डेस्क के पीछे खिड़की से शहर के गगनचुंबी इमारतों का दृश्य साफ दिखाई देता था। शिवांश ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, आज का शेड्यूल? रजत ने टैबलेट पर देखा और बोला, लिंक कॉन्ग्लोमेरेट का स्टॉक गिरा है, लेकिन वेगी कॉप का स्टॉक बढ़ा है। क्या हम लिंक कॉन्ग्लोमेरेट में निवेश जारी रखें? जारी रखो, शिवांश ने कहा, अपने थोड़ी को सहारा देते हुए। डायमंड स्काई के सीईओ आपसे मीटिंग चाहते हैं, मंजूर करें या मना? ना, शिवांश ने बिना झिझक उत्तर दिया। रजत ने होठों पर चिंता का भाव देखा, लेकिन उसने बॉस के आदेश को चुनौती नहीं दी। ठीक उसी समय दरवाजे पर खटखट हुई। रजत ने देखा कि शिवांश का चेहरा और भी गंभीर हो गया। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। रजत ने दरवाजा खोला और देखा कि कोई नहीं था। वहां कोई सचिव भी नहीं था। रजत ने समय देखा। आधे लोग लंच पर थे, बाकी दो कहीं नहीं दिखे। यह असामान्य था। तभी उसकी नजर दरवाजे के सामने एक संदिग्ध पार्सल पर पड़ी। उसने सावधानी से इसे उठाया और शिवांश के पास गया। कौन भेजा है? शिवांश ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। पार्सल पर कोई पता नहीं था। ले आओ, शिवांश ने आदेश दिया। रजत ने पार्सल उठाया और हाथ कांपते हुए शिवांश के सामने खड़ा हो गया। शिवांश ने बिना किसी डर के लेटर नाइफ निकाली और पार्सल को काटा। रजत की धड़कन तेज हो गई। ये पार्सल किसी भी सामान्य तरीके से वहां पहुंचाया जाना असंभव था। केवल कुछ भरोसेमंद लोग ही इस तक पहुंच सकते थे। जब बॉक्स खोला गया तो उसके अंदर एक और बॉक्स था, फिर उसके अंदर एक और। ये सिलसिला 8वें बॉक्स तक चला। रजत अपनी सांस रोककर खड़ा रहा, डरते हुए कि कहीं शिवांश और नाराज न हो जाए। आज का दिन बहुत बुरा था। पहले प्रस्तुति ने बॉस को नाराज किया, फिर एक अजीब पार्सल, और अब भेजने वाले ने शिवांश का समय बर्बाद किया। कार्यालय में हर कोई सोच रहा था कि आज का दिन उनके लिए कितना कठिन होने वाला है। चैप्टर 25 प्राइसलेस एक्सप्रेशन। शिवांश मल्होत्रा का चेहरा गहरी झुंझलाहट से भरा हुआ था। उसके सामने रखा नन्हा सा बॉक्स मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। 10 बड़े बड़े बक्से खोलने के बाद छोटे से छोटा बॉक्स निकलता गया और आखिरकार उसके सामने यही सूक्ष्म सा डिब्बा बचा था। उसकी भौहें और सिकुड़ गई जब उसने अंदर देखा। एक फिलिप पाटेक की प्राचीन घड़ी, इतनी आलीशान और दुर्लभ की बाजार के सबसे महंगे रोलेक्स भी इसके आगे सस्ते खिलौने लगते। घड़ी पर जड़े थे 3-3 कैरेट के चमचमाते हीरे और पूरा फ्रेम शुद्ध सोने से बना था। 1950 के दशक में बनी यह घड़ी अब करोड़ों की कीमत पर पहुंच चुकी थी। दुनिया की सबसे कीमती घड़ियों में से एक। शिवांश के माथे पर गहरी रेखाएं उभर आईं। यह वही डिब्बा था, वैसी ही पैकिंग जैसी उसने अनन्या ओबरॉय को उसका गिफ्ट भेजा था। लेकिन इस बार घड़ी की कीमत उस CH+ से दोगुनी थी जो उसने पहले अनन्या को दी थी। तभी रजत, उसका सख्त मिजाज प्राइवेट सेक्रेटरी, हाथ में टैबलेट लिए अंदर आया। स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशन चमक रहे थे। सर, रजत की आवाज में हिचक थी। प्राइवेट सिक्योरिटी टीम को अभी अभी एक संदिग्ध पार्सल मिला है। कोई रिटर्न एड्रेस नहीं है। शिवांश ने बिना देर किए आदेश दिया, खोलने को कहो। रजत ने तुरंत टाइप किया और कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर तस्वीर आ गई। वो तस्वीर देख शिवांश की आंखों में हल्की सी चमक आई। उस काले बॉक्स के अंदर वही पर्स रखा था जो उसने उस पागल औरत अनन्या ओबरॉय को गिफ्ट किया था। एक ठंडी, सिहरन पैदा करने वाली हंसी शिवांश के होठों से निकली। रजत का गला सूख गया। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, शिवांश बुदबुदाया। उसकी आंखों में आग सी नाच रही थी। कमरे का माहौल इतना ठंडा हो गया कि रजत के पसीने की बूंदें उसके माथे से बहने लगी। बॉस, मैं तुरंत जांच शुरू करवाता हूँ। दोषी को ढूंढ निकालूंगा, रजत ने कांपते हुए कहा। शिवांश ने उसे बीच में ही काट दिया। जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ ये किसकी करतूत है। उसकी आवाज गहरी और खतरनाक थी। वो औरत आग से खेल रही है। शिवांश ने बॉक्स बंद करके अपनी प्राइवेट ड्रॉअर में रखा, फिर आदेश दिया, रजत, मुंबई की सबसे महंगी ज्वेलरी ढूंढो, वही भेजना है। और हाँ, बस भी उसी एड्रेस पर वापस भेज दो। रजत को दूसरी बार कहने की जरूरत नहीं थी। इतने क्रोधी बॉस से दूर रहने का मौका। वो बिना सवाल किए तुरंत बाहर निकल गया। कमरे में अकेला रह गया शिवांश।
वो अपने विशाल ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा हो गया, ऊंचाई से नीचे झांकते हुए। पूरा मुंबई उसके पैरों तले लगता था। इस शहर के गगनचुंबी टावर, बिजनेस हब और जमीन का हर टुकड़ा मानो उसी की पकड़ में हो। उसने सोचा, इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं थी जो वो खरीद न सके। औरतें उसके पीछे भागती थीं, खूबसूरती दिखाती थीं, साजिशें रचती थीं, लेकिन उसने कभी किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। देश की सबसे खूबसूरत औरत भी अगर उसके सामने आ जाए तो भी उसका दिल नहीं पिघलता था। फिर भी क्यों अनन्या ओबरॉय का चेहरा बार बार उसकी सोच में आ जाता था। वो न ज्यादा अमीर थी, न किसी बड़ी ताकत की मालिक। फिर भी उसमें कुछ अलग था। उसके लंबे रेशमी बाल, उसकी आंखों की पारदर्शिता, जैसे उनमें कोई छलावा ही न हो। न कोई लालच, न कोई घृणा, न कोई स्वार्थ, बस एक सच्चाई, एक दृढ़ता। बेवकूफ, शिवांश ने खुद से कहा जब उसे एहसास हुआ कि वो उसकी अच्छाइयों को गिन रहा था। उसके लिए अनन्या सिर्फ एक जिद्दी औरत थी, पागल, बेपरवाह। तो फिर क्यों उसकी सोचों में जगह बना रही थी। दूसरी ओर अनन्या ने अभी अभी अपना लंच बनाया था। जैसे ही उसने पहला कॉल उठाया, डोरबेल बजी। वो चिढ़ते हुए उठी और स्क्रीन पर देखा, बाहर कोई नहीं था। अजीब है, उसने बुदबुदाया। सावधानी से पेपर स्प्रे उठाया और दरवाजा खोला। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर रखा एक बॉक्स उसकी नजर में आया। उसने आंखें घुमाई। क्या उसने वही ट्रिक मुझ पर इस्तेमाल की जो मैंने उस पर की थी। बॉक्स उठाकर अंदर लाई और खोला। भीतर एक खूबसूरत नीलम और हीरे का हार रखा था, साथ ही वही पस भी जो उसने सुबह लौटाया था। नीचे एक सफेद कार्ड रखा था, डू कैन प्ले द गेम। SM। अनन्या हंस पड़ी। गेम? उसे लगता है कि वो खिलाड़ी है, जबकि कोच मैं हूं। उसने तुरंत अपने पुराने बिजनेस कॉन्टैक्ट को मैसेज किया, एक कार इंडस्ट्री के बड़े CEO को। पैसे ट्रांसफर किए और बैठकर फिर से खाना खाने लगी। कुछ ही देर में उसके फोन पर तस्वीर आई, एक सोने और प्लेटिनम से बनी कार, डायमंड रिम लाइट्स के साथ। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। सीधे शिवांश मल्होत्रा के प्राइवेट गैराज में पहुंचा देना, उसने लिखकर भेजा। डिलीवरी कंफर्म होते ही अनन्या सोफे पर आराम से बैठ गई और टीवी ऑन कर दिया। वो चैनल बदलते बदलते अचानक रुक गई। स्क्रीन पर खबर थी, अनिका ओबरॉय, उसकी छोटी बहन के आने वाले बर्थडे बैंकेट के लिए ईरा शर्मा को डिजाइन किया गया ड्रेस। अनन्या ने आह भरी और चैनल बदल दिया, लेकिन मन ही मन सोचा, काश मैं शिवांश का चेहरा देख पाती जब उसकी गैराज में वो कार पहुंचेगी। वो एक्सप्रेशन अमूल्य होगा। उसने हंसते हुए कहा, काश उस पल का टिकट बिकता, मैं सबसे पहले खरीदती। अगला खेल और बड़ा होगा। अब शिवांश और अनन्या की ये ठंडी गर्म जंग बस शुरू ही हुई थी। चैप्टर 26 गिफ्ट वॉर। मल्होत्रा एंटरप्राइज के निजी गैराज में शिवांश मल्होत्रा के चेहरे पर हल्की हैरानी थी। उसे हाल ही में खबर मिली थी कि उसकी प्राइवेट गैराज में एक बहुत ही महंगी संदिग्ध कार आई है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनन्या ओबरॉय की कनेक्शंस इतनी मजबूत होंगी कि सिर्फ 1 घंटे में वो उसे इतनी खास और सॉट आफ्टर कार खरीद कर भेज दे। वो प्राइवेट लिफ्ट से बाहर आया और खुद से हंसा। शायद उसने अनन्या की क्षमता को हल्के में लिया था। उसकी नजर उस स्लीक मिडनाइट ब्लैक कार पर पड़ी, जो लाइट में चमक रही थी। 16 सिलेंडर इंजन, 1500 हॉर्स पावर और 6 एग्जॉस्ट पाइप्स के साथ यह हर आदमी का सपना थी। 4 गुना की कीमत? ये तो नेकलेस से भी ज्यादा है जो मैंने उसे भेजा था, शिवांश ने सोचा। उसने धीरे से कार के पॉलिश्ड मेटल पर हाथ चलाया। ऐसा लग रहा था कि अनन्या ने उसकी चैलेंज स्वीकार कर ली थी। बिल्कुल सही, ये थी गिफ्ट वॉर। शिवांश ने जवाब में अनन्या को मैचिंग इयररिंग्स भेजे, जो उसके सफायर और डायमंड नेकलेस के साथ परफेक्टली मैच करें। इयररिंग्स सिंगल पीस में मिल रहे थे, इसलिए शिवांश ने दूसरी पीस के लिए एक्स्ट्रा खर्च किया। अनन्या ने जब ये गिफ्ट पाया तो उसने वापस भेजा, एक पूरा बॉक्स कफ लिंक्स का। प्रत्येक कफ लिंक रेयर मटेरियल से बना था, मीटियोर रॉक्स और ब्लू डायमंड्स, जिनकी कीमत मिलियन पर कैरेट थी। शिवांश ने उसका गिफ्ट पाकर चुपचाप हंसा। उसने अगले स्तर पर जाकर अनन्या के लिए 200 रोजेस भेजे और साथ में 4 मंजिला अपार्टमेंट कॉन्डो, एक शानदार और रिप्यूटेड नेबरहुड में, जो उसके घर के नजदीक था। अनन्या को यह भारी गिफ्ट देखकर गुस्सा आ गया। यह उसके विशाल लिविंग रूम के आधे हिस्से तक फैल गया था। कम से कम 5 क्लीनर्स को लग गया इसे हटाने में, पर वो फ्लावर्स को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने क्लीनिंग स्टाफ को दे दिए। उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी और कबीर कपूर के डबल रोल में की गई सेविंग ने उसे इस खर्च के लिए तैयार किया। जब उसने कबीर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, कभी कभी बिलियन वर्थ के डील्स में उसने सीक्रेटली 15% प्रॉफिट अपने लिए रखा। जोरवार ओब्रॉय ने उसे ये करने की सलाह दी थी। अनन्या ने सोचा कि ये पोस्ट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जैसे उलझे हुए मामलों में स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन सबसे जरूरी थे। मनी की चिंता छोड़ते हुए अनन्या ने तुरंत शिवांश के लिए एक यॉट ऑर्डर किया, जो उसके गिफ्ट्स के बराबर हो। वो मेंटल नोट बनाई कि सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या तो रिटर्न कर दिए जाएं या रीसेल करके डबल प्रॉफिट कमाया जाए। जैसे ही उसने यॉट भेजा, उसका फोन बजी। स्क्रीन पर सविता ओबरॉय का नाम दिखाई दिया, अनन्या की मां। मैसेज में बैंक्वेट का समय और लोकेशन था। अनन्या ने नीली आंखें घुमाई।
सवीटर ओब्रॉय ने जोरवर ओब्रॉय को ग्रुप चैट में ऐड कर दिया था। कितनी शेमलेस मूव थी यह। पूरा ओब्रॉय और सविता परिवार जानते थे कि जोरवार ओब्रॉय को अनिका ओब्रॉय, अनन्या की छोटी बहन, के अलावा किसी और की कंप्लेंट्स नहीं पसंद थी। जोरवार ने अनन्या को खास तौर पर पैम्पर्ड किया था और उसकी डिसअप्रूविंग ग्लांस से ही कई लोग डर जाते थे। अनन्या ने सोचा, इसने सोचा होगा कि उसका प्लान फ्लॉलेस है। जैसे ही उसने मैसेज सेंड किया, जोरवार ओब्रॉय ने तुरंत कॉल किया। ग्रैंडफादर, अनन्या ने पहली घंटी में आंसर किया। बैंक्वेट कल रात है, उम्मीद है तुम्हारे पास ड्रेस और डेट है। जोरवार ने सीधे पॉइंट पर बात की, फॉर्मेलिटीज भूलते हुए। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं। कल, उसने सोचा, मैं तो नेक्स्ट वीक समझ रही थी। डेट शिफ्टेड कर दी गई थी। उसने डिजाइनर कांटेक्ट करने का समय नहीं था और रिया मल्होत्रा, उसकी सच्ची दोस्त, से कंफर्म करने का भी मौका नहीं। अनन्या जानती थी कि अभय मल्होत्रा, रिया का प्लेबॉय छोटा भाई, शायद बाहर था। फिर भी वो पूरी तरह स्क्रूड थी। पर उसने जोरवार को टेंशन में नहीं डालना चाहा। सब सेट है ग्रैंडफादर, उसने जल्दी से कहा, कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर बिहाइंड ईयर टक करते हुए। आयु श्योर? जोरवार ने उसकी आवाज में अनईजीनेस सुनकर पूछा। हाँ ग्रैंडफादर, डोंट वरी, आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए ज्यादा टेंशन लेना ठीक नहीं होगा, उसने रियशो किया। अनन्या ने याद किया कि रिया ने कहा था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई ऑलरेडी हैव अ पार्टनर। ही इज समवन फ्रॉम द मल्होत्रा फैमिली। विच मेंबर? जोरवार ने डाउटफुल टोन में पूछा। यंगर ब्रदर के बारे में जानकर वो अलर्ट हो गया। यंगर वन, अनन्या ने बॉटम लिप बाइट करते हुए जवाब दिया। जोरवार शांत रहा, लेकिन उसने ली शैन, अब मानव राव, को अलर्ट कर दिया। सिक्योरिटी प्रिपरेशन शुरू हो गई, क्योंकि अभय मल्होत्रा अनप्रिडिक्टेबल था। अगर वो नहीं आया, तुरंत मुझे कॉल करना, जोरवार ने वार्म लेकिन स्लाइटली स्ट्रिक्ट टोन में कहा। अगर किसी ने मेरी ग्रैंडडॉटर की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया, ब्लड स्पिल होगा। चैप्टर 27 लाइक अ कावर्ड। अगली सुबह अनन्या ओब्रॉय देर से उठी। जब उसने घड़ी पर नजर डाली तो वो तुरंत बिस्तर से कूद पड़ी। दोपहर के समय में थी और बैंक्वेट के लिए बहुत कम समय बचा था। अपने कमरे में पेसिंग करते हुए उसने नर्वस होकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए चारों ओर फैली ड्रेसेस को देखा। कीमत और खूबसूरती के बावजूद कोई भी उसे पसंद नहीं आए। अचानक सारी ड्रेसें बोरिंग और प्लेन लगने लगी। यह एक बड़ी डिलेमा थी, खासकर जब बैंक्वेट 3 घंटे से भी कम समय में शुरू होने वाला था। गहरी सांस लेते हुए वो बिस्तर पर गिर पड़ी। शायद मुझे कहीं छुप जाना चाहिए और दिखना ही नहीं चाहिए। मुझे शक है कि उन्हें मेरी कमी महसूस होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन जानती थी कि यह झूठ था। सभी जानेंगे कि उसने अपनी छोटी बहन अनिका ओब्रॉय के बैंक्वेट में हिस्सा नहीं लिया। न केवल वो खुद गलत दिखेगी, बल्कि उसका परिवार भी। सवीटर ओब्रॉय को पसंद था कि वो अपनी लंबी लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल, वेल्थी और पावरफुल एक्वेंटेंसेस के बारे में ब्रैग करे। बैंक्वेट के एंट्रेंस पर हमेशा बड़े साइंस लगे होते थे जो बतलाते थे कि कौन आमंत्रित है। अनन्या जानती थी कि उसकी मां ने उसका नाम सबसे प्रोमिनेंट जगह पर रखा था, ताकि ये दिखाया जा सके कि वो कितनी अमेजिंग मदर थी, जबकि सच में उसने अपनी बच्ची को छोड़ दिया था। कुछ देर सीलिंग को घूरने और डिसअपियरिंग का विचार वे करने के बाद अनन्या ने अंततः उठकर तैयार होना शुरू किया। वो कावर्ड जैसी नहीं दिखना चाहती थी। कई सोशल बैंक्वेट स्किप कर चुकी थी और अपनी छोटी बहन के बर्थडे को स्किप करना रूमर्स को सच कर देगा कि वो सोशलाइट सर्कल से अवॉइड कर रही है। जैसे ही वो अपने क्लोजेट की ओर बढ़ी, डोरबेल बजे। उसका माथा सिकुड़ गया। दोपहर के समय में कौन उसे विजिट करेगा? रिया मल्होत्रा फोटोशूट पर थी और उसके पास ज्यादा ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे जो विजिट करें। अनन्या ने मॉनिटर पर देखा। इस बार अपार्टमेंट वर्कर था, वही जो हमेशा पैकेजेस डिलीवर करता था। उसने हेजिटेट किया क्योंकि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। डोरबेल दोबारा बजी और इस बार उसने दूर खोला। प्लीज साइन हियर। माम, आदमी ने डिवाइस देते हुए कहा। थैंक यू, लेकिन ये किसकी तरफ से है? अनन्या ने पूछा और फ्लुएंटली साइन कर दिया। नॉट श्योर, लेकिन सेक्रेटरी ने इसे हमें कुछ मिनट पहले पास किया, आदमी ने कहा और बॉक्स उसे हैंडिंग कर दिया। अनन्या ने भौं उठाई लेकिन कुछ नहीं पूछा। उसने बॉक्स उठाया और दूर बंद किया। उसने बॉक्स खोला और उसकी आंखें खुली रह गईं। सफेद बॉक्स में एक गॉर्जियस सफायर कलर ड्रेस थी। जब उसने ड्रेस उठाकर पूरी तरह देखा तो वो शब्दहीन रह गई। ड्रेस जैसे भी हर रोशनी में स्वे हो रही थी, चमकती हुई और डैजलिंग थी। ड्रेस बिल्कुल प्रिंसेस जैसी थी, पर कुछ ऑफ लग रहा था। वो सोच में पड़ गई, कहीं ये ड्रेस मैंने पहले नहीं देखी? कुछ सेकंड सोचने के बाद उसे याद आया शिवांश मल्होत्रा ने उसे वही सफायर नेकलेस भेजा था जो इस ड्रेस के साथ परफेक्टली मैच करता था। लेकिन फिर उसने शेक किया। नेकलेस उसे रिटर्न करना था और वो ऐसा नहीं चाहती थी कि लोग देखें कि वो वही पहन रही है जिसे वो जल्द ही वापस करेगी। उसके पास पहले से कई ज्वेलरीज थी जो ब्लू कलर के लिए सूटेबल थी। रिया मल्होत्रा को मैसेज भेजकर कंफर्म किया कि अभय मल्होत्रा, रिया का छोटा भाई, उसके डेट के रूप में आएंगे। अनन्या ने तैयार होना शुरू किया। पहले शावर लिया, फिर फैंसी अपडू हेयर स्टाइल किया, कुछ स्ट्रैंड्स लूजली फ्रेमिंग उसके हार्ट शेप्ड फेस। मिरर में खुद को देखा और डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए मेकअप लगाया।
मेकअप और सिंपल आई मेकअप के बाद उसने फाइनल ग्लांस लिया। ड्रेस मेस्मराइजिंग थी, मरमेड इवनिंग स्टाइल, परफेक्ट फिटिंग उसके फिगर को एनहांस करती। उसे मानना पड़ा कि चेस्ट थोड़ा लूज था, लेकिन ओवरऑल लुक परफेक्ट था। घड़ी देखने पर आंखें बड़ी हो गई। पार्टी शुरू होने में 1 घंटे से कम बचा था। अनन्या ने इयररिंग्स, पर्स और फोन उठाया और जल्दी से बाहर भागी। एलिवेटर में चढ़ी। 8 बजे के कारण कोई एलिवेटर स्टाफ नहीं था। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और फोन चेक किया कि रिया ने जवाब दिया या नहीं। किंग इन, ही इज कमिंग। कुछ इशू आया, इसलिए पिकअप नहीं कर पाएंगे, लेकिन बैंक्वेट में मिलेंगे। मुझे लगता है उन्होंने कार ऑर्डर किया है पिकअप के लिए। एलिवेटर से बाहर निकलते ही सच में कार इंतजार कर रही थी। पैसेज बी ने चकित होकर देखा। लग्जरी हाई राइज कॉम्प्लेक्स में ये कार शाइनिंग लग रही थी। लिमिटेड एडिशन मेबाक, जो पहली 3 आवर्स में सोल्ड आउट हो गई थी। स्काई कॉम्प्लेक्स की लाइट्स में ये बेहद शानदार लग रही थी। अनन्या ने एक्स्ट्रावेगेंट पिकअप पर भौहें चढ़ाई, लेकिन कार की तरफ बढ़ी। शोफर तुरंत बाहर आया और दूर खोल दिया। थैंक यू, उसने एलिगेंटली कहा और कार में बैठ गई। ड्राइवर थोड़े एटॉन हुए, लेकिन कंपोजर बनाए रखा। You're वेरी वेलकम मैडम, मुस्कुराते हुए डोर क्लोज किया। ड्राइवर कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें पहली बार किसी ने इस तरह धन्यवाद दिया। वार्म और गिडी फीलिंग थी। अनन्या विंडो से बाहर देखती रही, सॉफ्ट साई के साथ। आज की रात लंबी होने वाली थी। चैप्टर 28 फॉर्म अ क्वीन। जब अनन्या ओब्रॉय की कार ड्राइववे में रुकी, तो उसकी आंखों के सामने ब्राइट फ्लैशेस और कैमरास की क्लिकिंग की बौछार थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेड कार्पेट इवेंट हो, जहां ए लिस्ट सेलिब्रिटीज हों। असल में यहां ए लिस्ट सोशलाइट्स थी, जिनकी वेल्थ आम सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बैंक्वेट इतना बड़ा और चमकदार था। अनन्या ने गहरी सांस ली। कैमरों की ब्रिलियंस इतनी तेज थी कि उसे अपनी आंखें ढकनी पड़ी। भले ही कार की विंडोज हेविली टिंटेड थी, फिर भी लाइट्स अंदर झांक रही थी। 2 साल की लंबी गैर मौजूदगी के बाद स्पॉटलाइट में आने का विचार उसे नर्वस कर रहा था। उसने ऑलमोस्ट भूल ही लिया था कि पेपराज़ी के सामने कैसे बिहेव करना है या कार से एलिगेंट तरीके से उतरना है। उसने गहरी सांस ली और 5 तक काउंट करते हुए खुद को तैयार किया। जैसे ही मेबाक की फ्रंट कार चली गई, अनन्या जान गई कि अब उसकी बारी है। उसने रीड कार्पेट की ओर वेरली ग्लांस डाली और फिर आइज रोल की। कार जैसे ही रेड कार्पेट की शुरुआत पर पहुंची, कैमरास तुरंत एक्सपेंसिव कार पर जूम हो गए। सभी क्यूरियस थे कि उस वेल्थिएस्ट कार से कौन निकल रहा है। शोफर ने अपने बॉडी से लोगों की नजरें ब्लॉक की और दूर को एक छोटे क्रैक तक खोला। रेडी माम, उसने पूछा, ब्राइट कैमरा फ्लैशेस से प्रोटेक्शन करते हुए। अनन्या ने डीप ब्रेथ लिया और फर्मली नॉट किया। रेडी, उसने कहा। शोफर ने कंफर्म किया और दूर पूरी तरह खोल दिया। इंस्टेंटली कैमरास क्लिक्ड और लोगों की लाउड वॉइसेस सुनाई दी। क्राउड में कई गास्प किए। कैमरास लाइटनिंग स्पीड से मूव कर रहे थे। सबसे पहले एक लंबी स्लेंडर लेग बाहर आई, फिर दूसरी। जब अनन्या ओब्रॉय अपने पूरी ग्लोरी में कार से बाहर आई, शोल्डर्स हेल्ड बैक और हेड हाई। लोगों की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सफाई इयररिंग्स ने उसके लुक को और भी डैजलिंग बना दिया। जब उसने मुस्कुराते हुए कैमरास को वेव किया, केओस शुरू हो गया। इंटरव्यूअर्स आगे बढ़े। कैमरास क्लिक्ड तेजी से और लोग धीरे धीरे विस्पर करने लगे। वे नहीं सोच सकते थे कि सोशलाइट सर्कल की फॉर्मर क्वीन इतनी एलिगेंटली बाहर आएगी। क्या ये सच में अनन्या ओब्रॉय है? ये ड्रेस कैसे मिली उसे? कस्टम डिजाइन्ड है। वेट, ड्रेस तो छोड़ो, उसके कानों में देखो। हाँ, ये तो जल्दी ही किसी शुगर डैडी के पास पहुंच जाएगी, और वो बिना डेट के आए। कितना एम्बैरसिंग। क्राउड में गॉसिप शुरू हो गई। अगर अनन्या ने ये डिसरिस्पेक्टफुल शब्द सुने होते तो उसने इग्नोर किया। उसकी मुस्कान ब्राइट थी और उसने निडर होकर रेड कार्पेट पर चलना शुरू किया, जैसे कोई गॉडेस मार्बल पर चल रही हो। लोग परफेक्शन देखकर भी टॉक करना बंद नहीं कर सकते थे। एक्सपेंसिव आउटफिट पहनने के बावजूद इम्परफेक्शंस खोज ही लेते। अनन्या को ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी। पहले वो भी उन लोगों जैसी थी जिनका दिल डिस्प्लेजर और हेटरेट से भरा था। क्राउड के चैटर को इग्नोर करते हुए अनन्या ओब्रॉय बैंक्वेट में प्रवेश की। उसने होस्टेस को सिर्फ इनविटेशन पास किया और आगे बढ़ गई। जैसे ही डोर ओपन हुआ, 100 आइज तुरंत उस पर टिकी। इंस्टेंटली लाइवली चैटर लो ममर्स में बदल गया। म्यूजिक बज रही थी, लोग मिंगलिंग कर रहे थे, लेकिन कई 100 आइज फॉर्मर क्वीन पर फिक्स थे। जब लोगों ने उसकी नाम लिस्ट में देखा, उन्होंने सोचा था कि वो इतनी स्कैर्ड होगी कि आएगी नहीं। क्राउड एक्सपेक्टेड करती थी कि वो कावर्ड की तरह भाग जाएगी, लेकिन जब वो सबसे अच्छे आउटफिट में आए तो सभी सरप्राइज रह गए। जब तक उन्होंने उसके आउटफिट को ध्यान से नहीं देखा। अध्याय 29। जिसे अपमान करने का साहस नहीं। अनन्या ओब्रॉय ने आसपास हो रही बकवास और गॉसिप की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और पास खड़े वेटर की तरफ बढ़ी। उसने शराब का ग्लास उठाया, लेकिन तुरंत ही अपनी आदत याद आई और उसने उसे वापस ट्रे पर रख दिया। यहाँ किसी भी कीमत पर सावधान रहना जरूरी है, उसने अपने आप से कहा। यह कोई आम पार्टी नहीं थी। यह एक ऐसा सामाजिक मैदान था जहां हर नजर और हर मुस्कान में खतरनाक छिपा हुआ था। उसने अपने हाथ में अंगूर का जूस उठाया, शराब से बेहतर।
कम से कम यहाँ वो नियंत्रण खोने का जोखिम नहीं उठा रही थी। गिफ्ट बॉक्स अपने हाथ में लिए अनन्या उस टेबल की तरफ बढ़ी जहां ढेर सारे उपहार रखे थे। जैसे ही उसने अपना बॉक्स रखा, कुछ महिलाएं उसकी ओर बढ़ी। उनके ऊंचे हील्स की आवाज जैसे चेतावनी दे रही थी। अनन्या ने धीरे से अपनी भौहें चढ़ाई। इतना जल्दी ड्रामा, उसने मन ही मन कहा, लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता था। सबसे पहले आवाज आए, ठंडी और परिचित, हम्फ, अगर यह नहीं है छोड़ी हुई मंगेतर। मुझे हैरानी है कि तुम्हारे पास यहाँ आने की हिम्मत थी। अनन्या ने शांत होकर मुड़कर देखा। हाँ, वो सनाया वर्मा थी, उसकी पुरानी सबसे अच्छी दोस्त, जो अब खुद को एक रानी की तरह प्रस्तुत कर रही थी, अपने पीछे छोटे और मध्यम दर्जे की सोशलाइट्स के साथ। सनाया के साथ खड़ी महिलाएं सब अपने आप में तैयार और दिखावटी थीं। उनके चेहरे में ईर्ष्या और तिरस्कार साफ झलक रहा था। अनन्या के होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे ये सब मजाकिया लग रहा हो। तुम सच में बेधड़क हो सनाया, मुझे नहीं लगता था कि तुम इन बेकार महिलाओं के साथ इतनी आसानी से दिख सकती हो, अनन्या ने गंभीर स्वर में कहा। और उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसने धीरे से ग्लास उठाया और अपने हाथ की उंगलियों से उसे घुमाया, जैसे यह कोई खेल हो। उसने सोचा, ये लोग मुझे कभी भी नीचा नहीं दिखा सकते। अब मेरी बारी है। सनाया और उसके अनुयायी चौंक गए। उनकी तानाशाही थोड़ी हिल गई थी। अनन्या के आत्मविश्वास और ठंडे चेहरे ने उन्हें चौंका दिया। अब ये समझ लो, जिसे अपमान करने की हिम्मत नहीं, उससे कभी उलझना मत। अनन्या की आंखों में गंभीरता थी, कोई मुस्कान नहीं। उसके शब्दों ने वहां खड़ी हर महिला के मन में डर पैदा कर दिया। सभी महिलाओं ने झिझक और संदेह की नजरों से एक दूसरे को देखा। सनाया शर्मिंदा हो गई। उसने सोचा था कि आज वो दिखाएगी कि वो कौन है, लेकिन अब स्थिति उसके हाथ से निकल गई थी। और वही जो शैली की नकल कर रहा है, वही खुद में बेवकूफ लग रहा है, अनन्या ने धीरे से कहा और अपनी आंखों में ठंडक लिए वहां से चल पड़ी। जैसे ही वो वहां से गुजरी, उसने देखा कि इरा शर्मा भी उसी ड्रेस में है जो अभी उसने पहनी थी। अनन्या की नजरों में एक झटका आया, पर उसने खुद को संयमित रखा। धत तेरी की, ये ड्रेस भी वही है, उसने मन ही मन कहा और तुरंत अपने फोन से किसी को जल्दी से बदलने के लिए संदेश भेजा। भीड़ और गॉसिप के बीच अनन्या ने अपनी चालाकी से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, जबकि सनाया और उसकी महिला टीम थोड़ी उलझन में रह गई। चैप्टर 30। यह एक गलती थी। अनन्या ओब्रोए का दिल जैसे पेट में उतर गया हो। उसने देखा कि उसके सामने इरा शर्मा के हाथ में शराब का ग्लास है। जब वो उससे टकराई थी, कुछ शराब इरा के हाथों पर गिर गई थी और एक छोटी बूंद उसके नीले रंग के ड्रेस पर लगी थी, हालांकि यह आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। अनन्या ने हिचकिचाते हुए एक कदम पीछे लिया। उसके दिल की धड़कन तेज और अनियंत्रित थी। वो नहीं सोच रही थी कि इतनी जल्दी इरा शर्मा से टकराएगी। और सबसे बुरी बात, उसने शराब उसके हाथों पर गिरा दी। तभी एक गहरी और ठंडी आवाज गूंगी, तुम पागल हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहां आकर मेरी इरा को छूने की? अनन्या ने दर्द से कांपते हुए कहा, यह बस एक गलती थी। लेकिन कबीर कपूर का कड़ा पकड़ उसे भीड़ की तरफ खींच रहा था। उसने देखा कि चारों तरफ अमीर, ताकतवर और प्रभावशाली व्यवसायी खड़े थे। कबीर चाहता था कि इरा को इन लोगों से परिचित कराए। 2 साल हो गए और तुम अभी भी अपनी गलती नहीं सीख पाए? पागल औरत, मैंने कहा था मेरी इरा से दूर रहो, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसके हाथ की पकड़ इतनी कसकर थी कि अनन्या दर्द से चिल्लाने को तैयार थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ये वास्तव में एक हादसा था। मुझे छोड़ दो। अनन्या ने अपने हाथ को खींचने की कोशिश की, लेकिन कबीर की पकड़ बहुत मजबूत थी। इरा शर्मा ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, शराब मेरे ड्रेस पर नहीं गिरी, सिर्फ हाथ पर है। लेकिन कबीर का गुस्सा बढ़ता गया। इस नीच महिला ने तुम्हारे हाथ गंदे कर दिए, इसे भुगतना पड़ेगा। अनन्या ने गुस्से में देखा, इतनी छोटी बात पर मत चिपको। वो अपने हाथ धो सकती है। हालांकि उसका दिल कांप रहा था, पैर हिल रहे थे। उसने आवाज में दृढ़ता बनाए रखी। उसने कमजोर नहीं दिखना था। ठीक है। कबीर ने इतनी ताकत से धक्का दिया कि अनन्या जमीन पर गिर गई। भीड़ में मौजूद सामाजिक प्रतिष्ठित लोग हंस पड़े। शराब उसके बालों और चेहरे पर गिर रही थी और वो बिल्कुल अव्यवस्थित लग रही थी। लेकिन अनन्या ने अपनी आंखें चमकाई और गहरी सांस ली। कबीर कपूर, तुम पागल हो, उसने जोर से कहा। भीड़ चुप हो गई। कबीर का चेहरा काला हो गया। तुमने मुझे क्या कहा? उसकी आवाज डरावनी और भयंकर थी। अनन्या ने डरते हुए भी अपनी जगह पर डटी रही। मैंने कहा तुम पागल हो। लेकिन तभी जेंग ने बिजली की तरह एक थप्पड़ मार दिया। पाक। भीड़ में एक हलचल मच गई। ये दूसरी बार था कि कबीर ने किसी महिला को मारा था, और यह वही महिला थी। अनन्या की मां सविता ओब्रोए और उसकी छोटी बहन अनिका ओब्रोए कोने में खड़ी देखकर रह गई। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तक के लिए गुड बाय।